नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन प्रश्न पत्र के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में किसी भी राष्ट्र के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, जिसकी तरफ हमें शिक्षा आयोग ने बहुत पहले ही संकेत दे दिया था। और इस प्रकार ये देखें तो शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के द्वारा ही हम एक ऐसे मानवीय संसाधनों का निर्माण करते हैं जो किसी भी राष्ट्र के विकास में सहायक बनते हैं। किसी भी समाज या राष्ट्र के मानव संसाधनों में उपयुक्त कौशल, मूल्य आदि का विकास करने के लिए समुचित रूप से शिक्षण व्यवस्था आयोजित किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। और इस शिक्षा को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करने के लिए आर्थिक संसाधनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम लोग इन्हीं वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। वास्तव में ये देखा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आर्थिक संसाधन लगाए जाते हैं, जो भी धन खर्च किया जाता है, उसको हम शैक्षिक वित्त के रूप में कह सकते हैं। शैक्षिक वित्त का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उस धन से है जिसमें शिक्षा क्षेत्र में होने वाले आय और व्यय का भाव निहित होता है। बजट क्या होता है? वास्तव में बजट शब्द की जब शाब्दिक व्याख्या की जाती है तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के बजट शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय चमड़े का थैला होता है। और उस चमड़े के थैले का उपयोग आय व्यय से संबंधित विभिन्न प्रतिवेदनों को रखने हेतु किया जाता था। कालांतर में यही बजट शब्द एक रूढ़िगत शब्द बन गया और वह इस बात की तरफ संकेत करता है कि एक ऐसा विवरण, एक ऐसा वित्तीय विवरण जिसमें आय और व्यय दोनों का ब्यौरा रहे, उसे बजट कहते हैं। बजट में मुख्य रूप से वित्तीय व्यवस्था का प्रतिवेदन, वित्तीय स्थिति का अनुमान और वित्तीय कार्यक्रमों का प्रस्ताव निहित होता है। यानी कि बजट में वर्तमान परिस्थितियां में जो भी आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती है उनके बारे में विवरण तो रहता ही है, साथ ही साथ पूर्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त फल का भी विवरण होता है और भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रस्ताव भी उसमें निहित होता है और साथ ही साथ भविष्य में प्राप्त होने वाली स्थिति का अनुमान भी उसमें शामिल होता है। संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त भौतिक व मानवीय तत्वों की उपलब्धता, व्यवस्था, नियोजन, संगठन, निर्देशन आदि समस्त कार्य बजट पर निर्भर करते हैं। यानी कि किसी भी संस्था के जो भी उद्देश्य लक्ष्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हम जिन भौतिक और मानवीय संसाधनों को एकत्रित करते हैं और कार्य में लगाते हैं, तो इन सब के पीछे बजट ही महत्वपूर्ण कारक होता है। शिक्षा के संबंध में आय व्यय की चर्चा की जाए तो शैक्षिक आय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दो स्रोतों से शैक्षिक आय प्राप्त होती है।
प्रथम सार्वजनिक स्रोत और द्वितीय निजी स्रोत। इसे और विस्तृत किया जाए तो सार्वजनिक स्रोत के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास या केंद्र सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, राज्य सरकार का आर्थिक सहयोग, स्थानीय सरकार द्वारा शिक्षा के संबंध में किए गए खर्च और साथ ही साथ विदेशी सहायता को भी सम्मिलित किया जाता है। केंद्र सरकार की बात की जाए तो वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्रोत केंद्र सरकार ही है। केंद्र सरकार वह अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो, अलग अलग निकायों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वो चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हो, या इस प्रकार की अन्य संस्थाएं, या प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग। राज्य सरकारों की बात की जाए तो राज्य सरकार केंद्र द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुदानों की सहायता से और अपनी पास से संसाधन लगाकर, आर्थिक संसाधन लगाकर जन सामान्य की शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयास करते रहते हैं। इसमें वो विभिन्न राज्य स्तर के विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालयों, माध्यमिक स्कूलों और साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों को विभिन्न तरीकों से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। स्थानीय सरकार की बात की जाए तो स्थानीय शासन के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत आदि सभी निकायों को विभिन्न करों के माध्यम से स्वयं आय सृजित करने के अधिकार दिए गए हैं और इस आय में से वह अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने में, शिक्षा को जन समुदाय तक पहुंचाने में अलग अलग प्रयास भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था है वो भी आय के स्रोत में सहायता करती है। विदेशी सहायता की बात की जाए तो विदेशी स्तर पर वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, विश्व बैंक हो, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न अनुदानों के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते रहते हैं और साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो शैक्षिक वित्त के सार्वजनिक स्रोतों के बारे में बता रही है। इसके अलावा निजी स्रोत भी होते हैं। निजी स्रोत के अंतर्गत बात किया जाए तो विद्यालय शुल्क, प्रत्येक विद्यालयों द्वारा अनेक प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं। वो चाहे प्रवेश शुल्क हो, शिक्षण शुल्क हो, प्रयोगशाला शुल्क हो, पुस्तकालय शुल्क हो, खेल शुल्क हो या अन्य विकास शुल्क, मध्याह्न भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, बहुत सारे तरह के शुल्क लगाए जाते हैं और इन शुल्कों को विभिन्न शिक्षण संस्थान एकत्रित करके उन्हें अलग अलग मदों में खर्च करते हैं। दूसरा स्रोत प्राभूत धन, इंडोमेंट्स। इसके अंतर्गत विद्यालय अपने कुछ धन को अस्थायी निधि के रूप में सुरक्षित
रख देता है और उससे प्राप्त होने वाले ब्याज को आवर्ती और अनावर्ती व्ययों को पूरा करने में खर्च करता रहता है। इसके अंतर्गत विद्यालय के पास अतिरिक्त जो धन होता है उसको संचित कर देता है, या विद्यालय की भूमि है उस भूमि के माध्यम से आय सृजित करता है, या उसके पास यदि अतिरिक्त भवन है तो उन भवनों को भी आय सृजित करने के रूप में वह प्रयुक्त करता है। एक और स्रोत है जुर्माना। विभिन्न विद्यालय विभिन्न छात्रों से अलग अलग मदों में विद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाते रहते हैं। वो चाहे पुस्तकालय में पुस्तक देर से लौटाने का जुर्माना हो, यूनिफॉर्म में लापरवाही का जुर्माना हो, अनुशासनहीनता का जुर्माना हो, या विद्यालय के अन्य किसी भी नियम को तोड़ने के लिए वो जुर्माना लगाते रहते हैं, और इस जुर्माने से प्राप्त धनराशि का भी वो संचय करते हैं और उसे भी विद्यालय के ही किसी मद में खर्च करते हैं। कुछ और भी स्रोत हो सकते हैं, जैसे कोई चंदा दे दिया विद्यालय को, कोई भूमि ही दान कर दिया विद्यालय को, या इस तरह के अलग अलग उपहार या अन्य और भी तरीके हो सकते हैं जिससे वो विद्यालय कुछ आय अर्जित कर रहा हो। तो ये कुछ बातें थी सार्वजनिक आय के स्रोत और निजी आय के स्रोतों की। अब इस पर बात किया जाए कि विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्राप्त आय को वह कैसे और किन मदों में व्यय करते हैं। तो इन मदों को, व्यय किए जाने वाले मदों को सामान्य रूप से कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हम पहला विभाजन का आधार कह सकते हैं कि उसको खर्च कब किया जाता है। लगातार एक निश्चित समय अंतराल बाद खर्च किया जाता है, या एक मुश्त खर्च कर देने के बाद एक लंबे समय बाद उसे खर्च करने की जरूरत होती है। इस आधार पर देखा जाए तो समस्त व्यय को आवर्ती और अनावर्ती व्यय के रूप में विभाजित कर सकते हैं। आवर्ती व्यय के अंतर्गत ऐसे व्यय होते हैं जो नियमित रूप से प्रतिवर्ष किए जाते हैं, जैसे शिक्षकों का वेतन, अन्य शैक्षणिक स्टाफ का वेतन, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय व्यय, शिक्षण हेतु सामग्री क्रय किया जाना। ये कुछ आवर्ती व्यय हैं जो एक निश्चित समय अंतराल पर लगातार किए जाते हैं। जैसे यदि अध्यापक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन दिया जाना हो तो ये हर महीने एक निश्चित अंतराल के बाद वो लगातार किया जाना है, तो इसे आवर्ती व्यय कहते हैं। अनावर्ती व्यय के अंतर्गत ऐसे व्यय आते हैं जो एक बार खर्च करने के बाद एक लंबे समय तक उस मद में खर्च करने की नहीं जरूरत होती। इसमें विद्यालय भवन का निर्माण, भूमि का खरीदा जाना, फर्नीचर खरीद, प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरणों की खरीद, पुस्तकालय में पुस्तकों की खरीद, ये कुछ ऐसे मद हैं जिनमें एक बार व्यय करने के लंबे समय बाद फिर से उनमें व्यय करने की जरूरत होती है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत ऐसे व्यय आते हैं जिन्हें शैक्षिक संस्थान व अपने संस्थान को नियमित रूप से संचालित करने के लिए लगातार खर्च करते रहते हैं। इसमें शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन, अन्य भत्ते, उपकरण, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यसागामी क्रियाएं,
आदि व्यय आते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य वैसे व्यय से है जो वास्तव में संस्था के प्रबंधन व प्रशासन के लिए व्यय किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विद्यालय के निरीक्षण के लिए व्यय, छात्रावास के लिए व्यय, कैंटीन खर्च के लिए व्यय, ये कुछ व्यय हैं जो अप्रत्यक्ष व्यय। कुछ अन्य व्यय ऐसे भी होते हैं जो आकस्मिक स्वरूप के होते हैं, जिनकी पूर्व में संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती है, लेकिन अचानक जिनकी जरूरत हो सकती है। जैसे स्टेशनरी की जरूरत अचानक पड़ सकती है, बिजली के सामानों की खरीद अचानक पड़ सकती है, बिजली का कोई भी सामान सही तरीके से कार्य कर रहा, अचानक उसमें खराबी आ जाए, तो ये कुछ ऐसे आकस्मिक खर्च होते हैं। तो ये शैक्षिक व्यय के विभिन्न प्रकार हैं। अब बात किया जाए उत्तर प्रदेश के संबंध में, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो विद्यालय संचालित किए जाते हैं, उन विद्यालयों को सरकार कौन कौन से अनुदान प्रदान करती है। वे कौन से अनुदान है जो सरकार विभिन्न विद्यालयों को देती है और उनको किस मद में खर्च करना होता है, कैसे खर्च करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मद जो है वो कंपोजिट ग्रांट। कंपोजिट ग्रांट पहले, कंपोजिट ग्रांट से पहले विद्यालय विकास अनुदान आता था, विद्यालय संरक्षण अनुदान आता था, टीएलएम अनुदान आता था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए अनुदान आता था। इस प्रकार अलग अलग अनुदान आते थे। तो सरकार विगत कुछ वर्षों से उन सभी अनुदानों को एक जगह समन्वित करते हुए कंपोजिट ग्रांट के रूप में विभिन्न विद्यालयों को अनुदान देने लगी। ये अनुदान 25,000, 50,000, 75,000, ठीक है, ये छात्र संख्या के आधार पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिलता है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि इस कंपोजिट ग्रांट को कैसे खर्च किया जाता है। वास्तव में ये कंपोजिट ग्रांट जो होता है, विद्यालय को जब दिया जाता है तो विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है। उस विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा एक खाता संचालित किया जाता है और उस खाते में ही यह कंपोजिट ग्रांट सरकार हस्तांतरित करती है और उन दोनों लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से उसको निकाला जाता है। उसे खर्च करने की जिम्मेदारी भी दोनों लोगों की ही होती है। अभी इसके विभिन्न मदों की चर्चा की जाएगी। अब यूनिफॉर्म की बात की जाए तो सभी विद्यालयों में बच्चों को यूनिफॉर्म देने के लिए भी सरकार अनुदान प्रदान करती है। सरकार प्रत्येक बच्चे को 2 सेट यूनिफॉर्म देने के लिए 600 रुपया प्रति बालक अनुदान देती है। विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए विगत कुछ वर्षों से सरकार अनुदान प्रदान कर रही है, पुस्तकालय अनुदान। इस अनुदान में प्रत्येक विद्यालय को 5,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किए जाते हैं और इस अनुदान को खर्च करने के लिए गाइडलाइन जारी की जाती है कि किन पुस्तकों पर इस अनुदान को खर्च किया जाना है। उसके लिए पुस्तकों की संख्या निर्धारित की जाती है, पुस्तकों के प्रकाशकों का निर्धारण किया जाता है। वो एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनबीटी, इन प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकों का क्रय ही इस अनुदान से किया जाता है। खेलकूद अनुदान, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विद्यालय में खेल कूद से संबंधित विभिन्न संसाधनों की भी आवश्यकता होती है और इसके लिए सरकार प्रत्येक विद्यालयों को खेल कूद अनुदान प्रदान करती है। इसके लिए भी प्रत्येक विद्यालय को प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। एसएमसी प्रशिक्षण अनुदान, विद्यालय प्रबंधन समिति
के विभिन्न सदस्यों को विद्यालय में उनकी सहभागिता अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु, उनके जिम्मेदारियों को बताने हेतु, उनके अधिकारों को बताने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं और उन प्रशिक्षणों को आयोजित करने के लिए भी प्रत्येक विद्यालय को अनुदान प्रदान किया जाता है। अग्निशमन यंत्र भी प्रत्येक विद्यालय में स्थापित किए जाते हैं। उन अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग के लिए भी अनुदान सरकार प्रदान करती है। प्रत्येक विद्यालयों में बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्याह्न भोजन योजना का संचालन कर रही है वर्तमान में, जिससे उनके पोषण स्तर में वृद्धि हुई है और साथ ही साथ उनका विद्यालय में ठहराव भी बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए भी वो कन्वर्जन कास्ट निर्धारित की हुई है। प्रति बालक कितना कन्वर्जन कास्ट प्रदान किया जाएगा, इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन भी होता रहता है। तो अभी वर्तमान में लगभग प्राथमिक विद्यालयों में 4 रुपये 37 पैसे और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 7 रुपये के आसपास ही है। इसमें कुछ परिवर्तन होता है, पैसे में परिवर्तन होता रहता है। तो ये कुछ अनुदान है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विभिन्न विद्यालयों को प्रदान करती है। अब कंपोजिट ग्रांट को किन किन मदों में खर्च किया जाए, इस पर बात की जाए तो विद्यालय में इस ग्रांट को खर्च करने की जिम्मेदारी एसएमसी के अध्यक्ष और सचिव के रूप में प्रधानाध्यापक होते हैं और अध्यक्ष के रूप में एक अभिभावक जिनका चयन विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। इन दोनों लोगों के ऊपर इस ग्रांट को खर्च करने की जिम्मेदारी होती है। अब किन किन मदों में खर्च किया जाए तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण मद होती है कि विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मरम्मत की जाए, उसकी रंगाई पुताई की जाए, प्रत्येक वर्ष सफाई की जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनाए जाए, विभिन्न सूक्तियां लिखी जाए। ठीक है, इस प्रकार अधिक से अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाए। विद्यालय की सुरक्षा हेतु विद्यालय के चारों ओर कटीले तार लगाए जाए, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की जाए। वास्तव में बाउंड्री वॉल के लिए अलग से फंड आता रहता है। विद्यालय में विद्यालय वाटिका का विकास किया जाए, किचन गार्डन का विकास किया जाए। ये किचन गार्डन वास्तव में एक तरफ बच्चों के लिए ताजी सब्जियों का स्रोत भी हो सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों के लिए एक प्रयोगशाला का कार्य भी करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्रियों के लिए के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड को सही किया जाए, चाक डस्टर खरीदे जाए, जिला प्रदेश देश के नक्शे ग्लोब खरीदे जाए, दीवार घड़ी खरीदी जाए, अन्य उपकरण खरीदे जाएं जो बालकों के लिए शिक्षण अधिगम में सहायक हो। विद्यालय की सफाई हेतु विभिन्न सामग्रियां खरीदी जाए, जैसे कि झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि चीजें खरीदी जाए। प्रधानाध्यापक कक्ष और साथ ही साथ विभिन्न कक्षों को सुसज्जित करने के लिए और भी सामग्रियां खरीदी जाए, चार्ट, पोस्टर। विद्यालय में यदि पहले से कोई उपकरण है, विभिन्न प्रकार के उपकरण, उन उपकरणों की मरम्मत समय से की जाए। बच्चों को समुचित रूप से बैठने हेतु फर्नीचर, चटाई, दरी आदि खरीदी जाए। यदि फर्नीचर की मरम्मत की जरूरत है तो फर्नीचर की मरम्मत भी की जाए। और साथ ही साथ विद्यालय में बहुत सारे स्टेशनरी की जरूरत होती है, उन स्टेशनरियों का भी क्रय इस कंपोजिट ग्रांट से किया जाता है। अब वास्तव में इस कंपोजिट ग्रांट में शिक्षण अधिगम सामग्री भी खरीदी जाती है और उन शिक्षण अधिगम सामग्रियों को खरीदते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो जो भी आर्थिक संसाधन है उन संसाधनों का हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि शिक्षण अधिगम सामग्री खरीदते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि वो सामग्रियां कम लागत वाली हो। बहुत महंगी सामग्री खरीदने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो बच्चों के अधिगम
में वो बहुत ज्यादा सहायक होगी। कम दाम वाली शिक्षण अधिगम सामग्री खरीद कर भी उसका समुचित उपयोग करके बच्चों के अधिगम स्तर को महंगी वस्तुओं की तुलना में ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं खरीदी जाएं जिन्हें बच्चे छू सकें, देख सकें, उनसे सीख सकें। इतनी महंगी सामग्री न खरीदी जाए या ऐसी सामग्री न खरीदी जाए जिसे टूटने का डर हो, जिसे छूने से खराब हो जाए। तो उसे केवल देखने के लिए, वो केवल अलमारी में सजाने के लिए नहीं खरीदा जा रहा है, उसे इसलिए खरीदा जा रहा है कि बच्चे उसको छू कर, देख कर उससे कुछ सीखेंगे। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी कि उस वस्तु को नष्ट होने का भय न हो, यानी आदमी उससे मतलब उसके सुरक्षा के लिए अनावश्यक रूप से चिंतित न हो कि उसे बचाया जाए, टूटे ना। तो शिक्षा अधिगम सामग्री खरीदते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु से संबंधित, ये तो बहुत जरूरी बात होती है कि जो कुछ भी शिक्षण अधिगम सामग्री हम खरीद रहे हैं उसका संबंध पाठ्यक्रम से जरूर हो, नहीं तो उसे क्रय करने का कोई मतलब नहीं, संसाधनों की बर्बादी होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो विद्यालय के प्रबंधन के संबंध में हम वित्तीय प्रबंधन पर, ठीक है, इन बातों का को ध्यान में रखते हुए बेहतर कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत